कहानी की शुरुआत एक पतंग से होती है जो आज़ादी से शहर के ऊपर उड़ रही है। हवा जहाँ ले जाती है वो वहीं चली जाती है। इस शहर में एक 8 साल की होशियार और समझदार लड़की रहती है जिसका नाम सोवन है। छोटी सी उम्र में भी वो बहुत बुद्धिमान है। हर दिन सोवन अपनी सबसे अच्छी दोस्त यांगसूक के साथ स्कूल जाती है। एक सुबह सोवन अपनी मम्मी से कहती है कि वो उसके बाल बांध दे क्योंकि उसे स्कूल जाना है। उसकी मम्मी अपने काम और घर के दूसरे कामों में बहुत बिजी होती हैं। उनके पास सोवन की मदद करने का टाइम नहीं होता। ये देखकर उसके पापा खुद उसके बाल बांधने का फैसला करते हैं। सोवन स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या वो उसे स्कूल छोड़ दे, लेकिन सोवन जानती है कि मम्मी कितनी बिजी हैं, तो वो कहती है, मैं दौड़ के 3 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मम्मी उसे समझाती हैं कि मेन रोड से जाना क्योंकि वो ज़्यादा सेफ है। सोवन स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन उसके दोस्त पहले ही पहुंच चुके होते हैं। वो जैसे ही स्कूल की तरफ जा रही होती है, एक आदमी दूर से उसे घूर रहा होता है। अगले सीन में जो पतंग शुरू में आज़ादी से उड़ रही थी, अब बारिश में भीगी हुई सड़क पर पड़ी होती है। वो आदमी पतंग उठाता है और सोवन की तरफ बढ़ता है। वो उसके छाते की तारीफ करता है, कहता है, बहुत प्यारा छाता है, और पूछता है कि क्या वो उसके साथ छाता शेयर करना चाहती है। सोवन बहुत शालीनता से मना कर देती है और कहती है, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। वो मुड़कर देखती है तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं होता, लेकिन भारी बारिश की वजह से स्कूल के बाहर का इलाका बिल्कुल खाली होता है। अगले सीन में सब कुछ बदल जाता है, अफरातफरी मच जाती है। सोवन का छाता पूरी तरह टूट चुका होता है। उसका बैग, जूते और बाकी चीज़ें एक सुनसान जगह पर बिखरे पड़े होते हैं। वहीं पास में सोवन भी पड़ी होती है, घायल और कांपती हुई। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर वो अपने फ़ोन से मदद के लिए कॉल करती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब सोवन की मम्मी हॉस्पिटल पहुंचती हैं और अपनी बेटी की हालत देखती हैं, वो पूरी तरह टूट जाती हैं। सोवन का शरीर जख्मों से भरा होता है जो उस हैवानियत की गवाही देते हैं जो उसके साथ हुई थी। उस आदमी ने सिर्फ हमला नहीं किया था, बल्कि उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन किसी चमत्कार से सोवन अभी भी जिंदा होती है। डॉक्टर्स उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी ज़रूरी है। ऑपरेशन के बाद वो बताते हैं कि उसके शरीर को बहुत गहरा नुकसान हुआ है। सोवन को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स को उसके इंटेस्टिन्स और एनस के बड़े हिस्से निकालने पड़े। अब उसकी बॉडी में एक आर्टिफिशियल एनस लगाया गया है ताकि उसकी लाइफ चल सके। डॉक्टर्स सोवन को एक ऑस्टोमी बैग भी लगाते हैं जो अब उसके शरीर की वेस्ट को मैनेज करेगा। डॉक्टर्स ये दिल तोड़ने वाली बात बताते हैं कि सोवन को अब जिंदगी भर इसी हालत में रहना होगा। ये सुनकर उसके मम्मी पापा पूरी तरह टूट जाते हैं। अब उन्हें इस गम और लंबी मुश्किल जिंदगी का सामना करना है। जब सोवन को होश आता है तो उसके पापा तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। वो उन्हें देखकर पूछती है, आप आज काम पर नहीं गए? उसकी मासूम बात सुनकर उसके पापा को बहुत गिल्ट होता है। उन्हें लगता है कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। कमज़ोर आवाज़ में सोवन कहती है, पापा, जिसने मुझे दर्द दिया उसे पकड़ो। वो बताती है कि उस आदमी ने ऐसे पैंट पहने थे जिनमें बहुत सारी पॉकेट्स थीं। पापा उसे कहते हैं कि आराम करो, लेकिन सोवन कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो डरती है कि अगर वो सो गई तो सब कुछ भूल जाएगी। उसका दिल चाहता है कि वो आदमी जरूर पकड़ा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 8 साल की उम्र में भी सोवन की समझ उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा होती है। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे सो जाती है। उसके पापा अपनी भावनाओं को छुपाते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाते हैं। बाहर हॉस्पिटल में पुलिस उसके माता पिता को बताती है कि उस आदमी की पहचान हो चुकी है जिसने सोवन के साथ ये सब किया। ये सुनते ही उसके पापा बिना देर किए पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब वो कुछ करना चाहते हैं। पुलिस स्टेशन में सोवन के पापा को अफसर बताते हैं कि उनके पास उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा सबूत नहीं है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए सोवन का बयान चाहिए।
जब सोवान के पापा ये बात अपनी वाइफ को बताते हैं तो वो गुस्से से भर जाती हैं। वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी दोबारा उस डरावनी घटना को याद करे। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। साफ दिखता है कि दोनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनी बेटी के साथ हुए इस भयानक हादसे से कैसे उबरें। इसी बीच एक पुलिस अफसर सोवान के पापा के पास आता है और कहता है कि वो घर जाकर सोवान के सारे खिलौने लेकर आएं। ये सुनकर सोवान के पापा थोड़ा हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाला समझाता है कि सोवान के लिए एक महिला साइकियाट्रिस्ट लगाई गई है और ये उन्हीं की रिक्वेस्ट है। पापा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो घर जाते हैं और सोवान का पसंदीदा खिलौना कोकोमोंग ढूंढकर प्यार से उठाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये खिलौना शायद उनकी बेटी की मदद कर सके। हॉस्पिटल में अब साइकियाट्रिस्ट आती हैं और सोवान का इलाज शुरू होता है। वो उससे खेलने लगती हैं ताकि धीरे धीरे सोवान उनके साथ एक भरोसे का रिश्ता बना सके। जब वो उसे उसका पसंदीदा कोकोमोंग देती हैं तो सोवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे सोवान का बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। जब वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है तो साइकियाट्रिस्ट धीरे से उससे सवाल पूछना शुरू करती हैं। पूरी बातचीत पुलिस रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद साइकियाट्रिस्ट सोवान को एक एक करके कुछ लोगों की फोटोज दिखाती हैं। जब सोवान उस आदमी की फोटो देखती है जिसने उसके साथ गलत किया था, वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। साइकियाट्रिस्ट समझ जाती हैं कि यही वो शख्स है। कन्फर्म करने के लिए अब सोवान को कुछ छोटी छोटी फोटोज एक साथ दिखाई जाती हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कांपते हाथों से सोवान धीरे से अपनी उंगली उठाकर उस आदमी की तरफ इशारा करती है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अब पुलिस के पास पूरा सबूत होता है और उसी पल वो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जाने से पहले साइकियाट्रिस्ट सोवान के पापा से बात करती हैं। वो समझाती हैं कि सोवान को ठीक होने के लिए टाइम और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। अगर फैमिली साथ ना दे तो उसकी रिकवरी मुमकिन नहीं होगी। वो अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती हैं कि अगर कभी भी मदद चाहिए हो तो बेहिचक संपर्क करें। लेकिन पास में खड़ी सोवान की मम्मी ये सारी बात सुन लेती हैं। वो गुस्से और बेबसी से भरी होती हैं, कार्ड छीनकर साइकियाट्रिस्ट को लौटा देती हैं और किसी भी तरह की मदद लेने से मना कर देती हैं। उधर पुलिस उस दरिंदे को पकड़ लेती है और ये खबर तेज़ी से मीडिया तक पहुंच जाती है। रिपोर्टर्स हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हर कोई इस खबर को कवर करना चाहता है। जब सोवान के पापा को पता चलता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उन्हें डर होता है कि मीडिया इस हादसे को सनसनी बना देगी और इससे सोवान को और नुकसान होगा। जैसे ही हॉस्पिटल स्टाफ उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगता है, रिपोर्टर पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। हालात बिगड़ते देख सोवान के पापा उसे कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर एक शांत और अकेले कमरे में ले जाते हैं। सोवान डर और घबराहट से कांप रही होती है। वो अपने पापा की तरफ देखकर रोते हुए पूछती है, पापा, क्या मैंने कुछ गलत किया? पापा उसे प्यार से समझाते हैं, नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच सोवान के साथ जो बैग वेस्ट कलेक्ट करने के लिए लगा होता है, वो फट जाता है और उसकी वेस्ट बिस्तर पर फैल जाती है। सोवान के पापा तुरंत भागकर उसकी वेस्ट साफ करते हैं और नया बैग लगाते हैं। जैसे ही वो उसके कपड़े हटाकर बैग ठीक करने की कोशिश करते हैं, सोवान को अचानक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का तेज अटैक आता है। उसे उस हमले की डरावनी यादें फिर से सताने लगती हैं और वो बहुत बेचैन हो जाती है। शुरुआत में उसके पापा समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है तो वो धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि उस दरिंदे ने उसकी रूह तक को जख्म दिए हैं। शाम को जब पापा दोबारा सोवान के कमरे में जाते हैं तो उन्हें देखते ही वो जल्दी से खुद को चादर से ढक लेती है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर पापा वहीं रुक जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ दिन वो हॉस्पिटल नहीं आ पाएंगी।
फिर वो ये भी बताते हैं कि जल्द ही सोवान को एक छोटा भाई होने वाला है। लेकिन सोवान कुछ भी जवाब नहीं देती। पापा को एहसास होता है कि सुबह की उस घटना की वजह से अब उसे उनसे भी डर लगने लगा है। ये सोचकर उनका दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपना दर्द छुपाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत प्यार से कहते हैं, तुम्हें मुझसे अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और बिना किसी जवाब का इंतज़ार किए चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे हॉस्पिटल के बिल बढ़ने लगते हैं और सोवान के पापा उन्हें चुकाने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। परेशान होकर सोवान के पापा अपने एक करीबी दोस्त को कॉल करते हैं जो उनके साथ काम करता है। ये वही दोस्त है जिसने पहले भी कई बार उनकी मदद की है और इस बार भी बिना हिचक के तैयार हो जाता है। वो पापा को तसल्ली देता है और कहता है, तू फिक्र मत कर, तेरी जॉब मैं संभाल लूंगा जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कुछ दिन बाद उस आदमी की कोर्ट हियरिंग होती है जिसने सोवान के साथ दरिंदगी की थी। जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो सारे इल्ज़ामों से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और हादसे वाले दिन पूरी रात वहीं ड्यूटी पर था। उसका दावा है कि सुबह घर आने के बाद उसने अल्कोहल पिया और सो गया और उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ था। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत होते हैं। पुलिस बताती है कि उसके कपड़ों पर सोवान का खून मिला है। इसके अलावा क्राइम सीन से ली गई मिट्टी और उसके जूतों की मिट्टी बिल्कुल मैच करती है। अपनी सफाई में वो कहता है कि उसके जूते चोरी हो गए थे और अरेस्ट से ठीक पहले उसके घर के बाहर किसी ने उन्हें रख दिया। वो पुलिस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने उसे फंसाया है। कोर्टरूम में सोवान के पापा का दोस्त भी मौजूद होता है और उस आदमी की झूठी बातें सुनकर वो गुस्से से भर जाता है। गुस्से में आकर वो अपना जूता निकालता है, उसे उस आदमी पर फेंकता है और चिल्लाता है, तुझे इंसान कहलाने का हक नहीं है। ये देखते ही कोर्टरूम में हंगामा मच जाता है और पुलिस को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ता है। दूसरी तरफ जब सोवान के पापा हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग कार्टून वाले कॉस्ट्यूम्स पहनकर सोवान को एंटरटेन कर रहे हैं और सोवान उन्हें देखकर बहुत खुश है। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि उनकी वाइफ, उसकी फ्रेंड और हॉस्पिटल की एक नर्स होती हैं। ये सब कुछ उस साइकियाट्रिस्ट ने अरेंज किया था जो पहले सोवान का स्टेटमेंट लेने आई थी। सोवान की मां ने उस साइकियाट्रिस्ट को दोबारा कॉल किया था और उन्हीं ने कार्टून वाले कॉस्ट्यूम्स रेंट पर लिए थे। जब सोवान के पापा उन कॉस्ट्यूम्स का किराया देने जाते हैं तो वो पूछते हैं, एक कॉस्ट्यूम का एक दिन का रेंट कितना है? कॉस्ट्यूम वाला बताता है कि एक दिन का किराया $200 है। लेकिन सोवान के पापा के पास इतने पैसे नहीं होते। वो पूछते हैं कि क्या वो रेंट किश्तों में दे सकते हैं? ये सुनकर कॉस्ट्यूम वाला समझ जाता है कि पापा के पास पैसे नहीं हैं और उनकी हालत देखकर वो मदद करने का फैसला करता है। वो उन्हें कोकोमोंग का एक कॉस्ट्यूम फ्री में दे देता है और कहता है, काम हो जाए तो वापस कर देना। इसके बाद सोवान के पापा कोकोमोंग का कॉस्ट्यूम पहनकर उसकी रूम में जाते हैं। उन्हें देखकर सोवान खुशी से झूम उठती है। वो दौड़कर कोकोमोंग को गले लगाती है और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अगली सुबह लेडी साइकियाट्रिस्ट फिर सोवान के साथ बैठती है और प्यार से बातें करती है। बातों बातों में वो सोवान को बताती है कि उसकी समर वेकेशन अब खत्म होने वाली है और स्कूल का पहला दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। फिर साइकियाट्रिस्ट सोवान से पूछती है, क्या तुम वापस स्कूल जाना चाहती हो? सोवान तुरंत मना कर देती है। उसे लगता है कि उसके सारे फ्रेंड्स अब तक जान गए होंगे कि उसके साथ क्या हुआ और उन्हें फेस करने का सोचकर ही उसे शर्म आती है। जब साइकियाट्रिस्ट पूछती है कि हॉस्पिटल में रहकर कैसा लग रहा है, सोवान अपना दिल खोलती है। वो कहती है कि उसे गिल्ट होता है क्योंकि उसके मॉम डैड काम पर नहीं जा पा रहे। उसे पता है कि हॉस्पिटल के बिल्स बहुत बढ़ गए हैं और उसके पेरेंट्स उन्हें भरने में परेशान हो रहे हैं। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो। सोवान मानती है कि उसे स्कूल की बहुत याद आती है, लेकिन उसे डर है कि शायद वो कभी वापस नहीं जा पाएगी। 2 दिन बाद
सोवन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसकी मॉम और डैड उसे लेने आते हैं, लेकिन सोवन अभी भी अपने डैड की तरफ नहीं देखती। जब वो लोग कार में होते हैं तो सोवन के डैड एक पर्दा लगा देते हैं उनके बीच, ताकि उसे डर कम लगे। जब उनकी कार उस जगह से गुजरती है जहां एक्सीडेंट हुआ था, तो सोवन की हालत फिर से खराब होने लगती है। ये देखकर उसके डैड फौरन कार तेज चला देते हैं, ताकि वो जल्दी उस जगह से निकल जाएं और सोवन को और ट्रॉमा ना हो। घर पहुंचने पर सोवन कार से उतरते ही उल्टी कर देती है, लेकिन फिर सोवन और उसकी मॉम एक ऐसी चीज़ देखती हैं जो उस दुखी पल में थोड़ी खुशी ले आती है। उनकी दुकान की दीवार पर सोवन के दोस्तों ने बहुत सारे प्यारे और हौसला बढ़ाने वाले नोट्स लगाए होते हैं। ये सारे मैसेजेस देखकर सोवन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अगली सुबह सोवन का बेस्ट फ्रेंड यांगसूक उसके डैड से मिलने आता है। वो गिल्ट में डूबा होता है और रोते हुए कहता है कि अगर वो उस दिन सोवन के साथ स्कूल गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। वो जोर-जोर से रोने लगता है। सोवन के डैड उसे प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि ये उसकी गलती नहीं थी और उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सोवन के फ्रेंड्स उसे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, जो उसकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं स्कूल लौटने के लिए। अगली सुबह सोवन अपनी आंट के साथ स्कूल जाती है, लेकिन उसे अपनी ओस्टोमी बैग की वजह से अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे ये सोचकर चिंता होने लगती है कि अगर उसके फ्रेंड्स उससे इसके बारे में पूछें तो वो क्या जवाब देगी। फिर उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसे थोड़ा अजीब तरीके से देख रहे हैं, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो परेशान होने लगती है, उसके डैड वहां आ जाते हैं, कोकोमो की कॉस्ट्यूम पहनकर। उनकी मौजूदगी सोवन का मूड बदल देती है और उसे हिम्मत देती है। कुछ ही दिनों में सोवन के डैड रोज उसे स्कूल तक छोड़ने आते हैं और हमेशा कोकोमो की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ताकि सोवन अकेली महसूस ना करे। वो स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सोवन को थोड़ी दूरी पर रखा जाए मेल टीचर्स से, ताकि उसे कंफर्टेबल लगे। सोवन की एंग्जाइटी और कम करने के लिए उसके डैड एक वेस्ट बैग खरीदते हैं और उसे चॉकलेट से भर देते हैं। इससे जब उसके फ्रेंड्स उससे उसके बैग के बारे में पूछें तो वो कॉन्फिडेंटली कह सके कि इसमें चॉकलेट हैं। सोवन के डैड पूरी कोशिश करते हैं कि उसे कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो या वो अलग-थलग ना लगे। अगले दिन जब सोवन स्कूल जा रही होती है तो उसके फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि उसकी कमर पर जो बैग है उसमें क्या है। सोवन कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि उसमें चॉकलेट हैं। वो कुछ चॉकलेट निकालती है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है, फिर यांगसूक के साथ स्कूल की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते भर सोवन का डैड, जो अभी भी कोकोमो की कॉस्ट्यूम में होता है, उसे एंटरटेन करता रहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसका दोस्त उसके साथ है। लेकिन जल्दी ही सोवन को समझ आ जाता है कि उस कॉस्ट्यूम के अंदर उसके डैड ही हैं। वो बार-बार कोकोमो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉस्ट्यूम कोई जवाब नहीं देता। जिज्ञासा में सोवन कोकोमो को अपनी मॉम की शॉप पर ले जाती है और पूछती है कि क्या इस कॉस्ट्यूम के अंदर उसके डैड हैं। सोवन की मॉम मास्क हटाती हैं और उसके डैड नजर आते हैं, जो कॉस्ट्यूम के अंदर की गर्मी की वजह से पसीने में भीगे हुए होते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर सोवन धीरे से उनके पास जाती है और उनके चेहरे से पसीना पोंछती है। उसी पल सोवन और उसके डैड के बीच जो इमोशनल दूरी थी वो कम होने लगती है और दोनों फिर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर सोवन के डैड को बुलाकर बताता है कि रेपिस्ट के खिलाफ केस अब कमजोर पड़ रहा है। ऑफिसर समझाता है कि उस आदमी ने ये दावा किया है कि वो शारीरिक या मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसने इसी बात पर एक पिटीशन दायर की है। इसका मतलब है कि अब सोवन को कोर्ट में गवाही देनी होगी। सोवन का डैड जानता है कि ये उसकी बेटी के लिए सही रास्ता नहीं है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो सोवन का पिता जेल जाकर उस रेपिस्ट से मिलता है।
वो आदमी सोवान के पिता से कहता है कि वो बेगुनाह है और ऐसा जुर्म तो सिर्फ कोई जानवर ही कर सकता है। लेकिन अगले ही पल वो एक समझौते की बात करता है। वो कहता है कि अभी तो उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा, सोवान के पिता को जितने पैसे चाहिए होंगे वो दे देगा। सोवान का पिता उसकी बातों से समझ जाता है कि उस आदमी को सब याद है और वो झूठ बोल रहा है कि उसे कुछ याद नहीं। फिर वो रेपिस्ट सोवान के पिता को धमकाने लगता है और कहता है कि वो जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएगा और फिर से वही सब कर सकता है। सोवान का पिता ये सब सुनकर गुस्से से भर जाता है और गुस्से में आकर जेल की शीशे की दीवार पर कुर्सी से वार करने लगता है। अगले सीन में हम कोर्ट देखते हैं जहां उस रेपिस्ट को फिर से पेश किया जाता है। इस बार सोवान को भी गवाही के लिए बुलाया जाता है। सोवान उस आदमी को पहचान लेती है और कोर्ट उसे दोषी करार देता है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उस रेपिस्ट को सिर्फ 12 साल की सजा होती है। ये फैसला कोर्टरूम में मौजूद सभी लोगों को गुस्से से भर देता है और सोवान का पिता गुस्से में उस रेपिस्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही सोवान का पिता उस रेपिस्ट की तरफ बढ़ता है, सोवान आगे आती है और अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। वो रोते हुए उनसे कहती है कि चलो घर चलते हैं। उसका पिता, जो भावनाओं में डूबा होता है, रुक जाता है और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेता है। कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि सोवान की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब सोवान का एक छोटा भाई है। उसे देखकर सोवान बहुत खुश होती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीरे धीरे फिर से ठीक हो रहा है। लेकिन हकीकत में सब कुछ ठीक नहीं है। सोवान अक्सर स्कूल से क्लास खत्म होने से पहले ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो अब तक उस दर्दनाक हादसे को भूल नहीं पाई है। फिर भी अपने भाई के आने से सोवान को एक नई उम्मीद और जीने की वजह मिलती है। ये कहानी उस गहरे दर्द को दिखाती है जो कुछ लोगों के दिल में जिंदगी भर के लिए रह जाता है। होप सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। एक ऐसी कहानी जो अंधेरे में शुरू होती है लेकिन रोशनी तक पहुंचती है। 2008 के असली चो डूसून केस पर आधारित इस फिल्म ने वो सवाल उठाए जो आज भी कोरिया को परेशान करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही इमोशन मूवी ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करें।